प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड चालू करना है ना? चालू करना स्लाइड से शुरू करना है। मेरे को लगता है मैं पहली स्लाइड से बोल चुका हूं आपके। जय महेश, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पियानी जी को, जिन्होंने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे परिवार का परिचय दिया। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय जी को तथा एडवोकेट महोदय जी को, क्योंकि दोनों ने आज मेरा जो विषय है उसकी शुरुआत उनके मुख से हो गई। अध्यक्ष महोदय जी इसलिए कि उन्होंने ज्ञान के ऊपर एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि भाई ज्ञान आपके साथ में हमेशा रहता है और ज्ञान को हमेशा हासिल करने की कोशिश करो, जो मेरा आज के विषय का सबसे पहला शब्द है। दूसरा, मोहता जी तो आप जानते ही है, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूं उस कॉलेज के अध्यक्ष पद उनके पास में है, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूं उसके अध्यक्ष महोदय जी को मैं अपने विचार आज सुना रहा हूं। तीसरा, मैं धन्यवाद देता हूं सभी समाज के पदाधिकारियों को और उनके संलग्न संस्थाओं को। वैसे कोई भी उत्सव जो है वह हम ऐसे कोई विपत्ति से नहीं चालू करते, लेकिन जैसा डॉक्टर संदीप जी ने भी बताया कि हमारी उत्पत्ति खुद की विपत्ति से हुई है। और अभी तो ये काल पिछले 1-1.5 साल में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपने निकटम कोई व्यक्ति को खोया नहीं होगा, चाहे वो उसके अपने परिवार का कोई यंग व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई मित्र हो, कोई सादा कोई परिचित व्यक्ति हो, किसी न किसी से कोई ना कोई तरह से इस दुख का सामना हर व्यक्ति ने किया। जिसका अपना कोई रिश्तेदार नहीं है, जैसे समझो मान लीजिए मैं ऐसा डॉक्टर हूं जिनका मेरा कोई अपना नहीं खोया हूं, तो मैंने ऐसे असमय पेशेंट्स को जाते हुए देखा हूं जो पिछले 1 साल में लगभग मैंने अपने 30 साल की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। और इसीलिए आज का जो मैंने विषय चुना वो कोरोना, ज्ञान, विकास, ये सब चीजों पर चुना। मैं शुरुआत करता हूं, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई विपत्ति से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, और जैसे मैंने कहा कि हर किसी को कोई ना कोई दुख जरूर हुआ होगा। ऐसा ही एक दुख का सामना मुझे अचानक 5 वर्ष पूर्व मेरे बेटे निकुंज के दुखद निधन का करना पड़ा। उसमें से उभर पाना बहुत मुश्किल था, और खास करके मेरी पत्नी ज्योति के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम था। और मैं समाज के सभी पदाधिकारियों और संलग्न संस्थाओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रण दिया, और ये पहला ही ऐसा बड़ा सामाजिक आयोजन है जिसमें वो आने के लिए राजी हुई। मैं शुरुआत करता हूं सभी प्रियजनों को जिन्होंने इस कोरोना में अपने प्राण गंवाए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं शुरू करता हूं। और उनके परिवारों के प्रति मेरी दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं। ऐसी जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो 2 बातें होती है, 2 बातें हो सकती है। पहली ये कि या तो आप अपने आप को एक घर के पिंजरे में बंद कर लीजिए, या फिर उस व्यक्ति की स्मृति में आप ऐसे कोई जनोपयोगी कार्य करते रहे कि जिसका न सिर्फ आपको बल्कि उस मृतक आत्मा को भी सुकून और शांति मिले। मैं हमेशा से जब भी मेरे बेटे निकुंज के साथ में, जो कि एक मेडिकल का छात्र था, उससे जब भी चर्चा होती थी तो मैं हमेशा ये सोचता था उससे कि भाई अनुभव में बहुत श्रेष्ठ हूं, और मैं उसी को श्रेष्ठ समझता था। प्रैक्टिस में समय की कमतरता, वह पढ़ने में थोड़ी रुचि कम, इसके वजह से ज्यादा पढ़ नहीं पाता था। और मेरा जो बेटा था उसे पढ़ने में बहुत लगन थी, बहुत रुचि थी, और वो हमेशा पढ़ने के बारे में बातचीत करता था कि भाई पढ़ाई को कुछ न कुछ करना चाहिए।
और इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरी पहली स्लाइड जो है कि ज्ञान का मेरा प्रेरणा स्रोत मेरा बेटा है। उसके जाने के बाद में मैंने ये महसूस किया कि इंसान अनुभवी कितना भी हो, लेकिन उसके ज्ञान का दीपक उसके आखिरी सांस तक जलता रहना चाहिए। ये दो पीढ़ी का फर्क पहले भी था, रहेगा, है और आगे भी रहेगा। मेरा आज का जो विषय है कोरोना, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास और अंधविश्वास। जब ये सबसे पहले मैंने विषय चुना तो मुझे सुझाव दिया गया कि भाई ज्ञान और विज्ञान तो ठीक है, मगर आप विश्वास और अंधविश्वास पे ज्यादा ना बोलो, इससे लोगों के मन को ठेस पहुंचेगी। मैं ऐसा कोई भी बात नहीं कहना चाहता हूं, और फिर भी किसी को अनचाहे मन से दुख पहुंचा, अगर मेरे इस व्याख्यान से दुख पहुंचा, तो मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। मेरे बड़े भैया जो अभी यहाँ हॉल में उपस्थित है, अशोक भैया, उनका हमेशा एक कहना रहता था कि भाई तुम पढ़े लिखे लोगों की एक खासियत रहती है कि तुमको कोई चीज गलत है ये मालूम होते हुए भी तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुम बुरा नहीं बनना चाहते। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं कि आने वाले एक साल में यही 4 शब्दों का बहुत महत्व रहेगा। साइंस भी अब धीरे धीरे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड यानी जिस चीज का हमको रिजल्ट मिलता है उस पर अब धीरे धीरे भरोसा करने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट जिसको हम बहुत दवाएं देते, बहुत दिन तक इलाज करते हैं, लेकिन वो आखिर में हमसे नाराज होकर छुट्टी ले लेता है कि भाई आपसे ठीक नहीं हो रहा तो मैं चले जाता हूँ। फिर वो जाता है किसी बाबा के पास में या कोई ताबीज वाबीज बंधा के फिर आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब ये दवा इतनी ली और फिर मुझे फर्क नहीं पड़ा और ये ताबीज और धागे से फर्क पड़ा। तो हम उस वक्त निरुत्तर हो जाते हैं। इंसान के दिमाग को जिस चीज से फायदा हुआ वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन नुकसान कहां है? हमें दुख तब होता है जब एक सीरियस पेशेंट अपना बहुत कीमती समय 3 चीजों में गमाकर जब हमारे पास में सीरियस स्थिति में आता है और उसे बचा पाने की स्थिति में रहने के बावजूद भी हम उसे बचा नहीं पाते, तब हमें सचमुच बहुत दुख होता है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं। जैसे पहले गौर का पेशेंट जो है, लोग उसे जब तक 7 दिन तक घर में रख के पूजा नहीं करते थे, गौर का पानी नहीं डालते थे, फिर बाद में जब वो बच्चा निमोनिया में सीरियस होकर हमारे पास में आता था, या छोटी माता या काजनी या चिकन पॉक्स जिसे हम कहते, उसमें भी लोग घर के बाहर नहीं निकालते, या जैसे आपने देखा होगा गालफुगी में लोग इधर चट्टे वगैरह पर लगा के आते, या अभी हाल ही में कोरोना के पिछले 1 वर्ष में हमने देखा कि लोगों को ये भूल थी कि भाई फलानी चीज मैं कर लूंगा तो कोरोना ठीक हो जाएगा, कोरोना तो कोई बीमारी, कोई तो कहता था कोरोना बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही डॉक्टरों ने बना के रखी है सब। और इस भ्रम में लोग इतने लेट आए कि जो कुछ उसका इलाज समय रहते करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, वो न कर पाने की वजह से हमने बहुत से ऐसे लोगों को खोया है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का एकमात्र उपाय टीका है। आज की न्यूज जिन लोगों ने सुनी होंगी उसकी मेन हेडलाइन ये थी कि कोरोना के टीके के वजह से 75 से 80% आपका बचाव हो सकता है। मैं, हमारे समाज का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपको जब भी समय मिले, जो भी चीज हो, जब भी कर सके, जन जागृति कीजिए। लोगों को, चाहे आपका सर्वेंट हो, ड्राइवर हो, कोई आपसे कांटेक्ट में आता हो, हर एक को टीका लेने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, मदद कीजिए। हो सकता होगा तो उसे 1 दिन की पगारी छुट्टी दीजिए और उसे टीका लगवाने अवश्य भेजिए। मैं इस संबंध में आपको कुछ डाटा इसलिए पेश करना चाहता हूं क्योंकि आज के समय की मांग हमें जितना हो सकता उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका देने का है। एलेक्सिस हॉस्पिटल आप सभी जानते हैं, नागपुर का एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, उसमें 1078 लोग काम करते हैं, स्वास्थ्य कर्मी 1078, उसमें से 928 लोगों को टीका लग चुका। कोरोना के दूसरी लहर में
और ये हॉस्पिटल में आपको बता दूं कि ये कोविड हॉस्पिटल है, यानी यहाँ पर काम करने वाले हर स्वास्थ्य कर्मी को बहुत धोखा है। लेकिन जिन लोगों ने टीका लगाया 928 लोगों को, उनको या तो बहुत सौम्य रूप ही कोविड हुआ या तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ 140 लोग छूट गए थे जिन्हें टीका या तो एक लगा या नहीं लगा कोई कारणवश, और ऐसे लोगों में यह देखा गया कि 24 लोग इसमें कोरोना से ग्रसित हुए और उसमें से 78% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इससे ज्यादा शायद टीके का महत्व बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम महेश नवमी की मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महेश्वरी इट इज नॉट अ नेम, इट इज अ ब्रांड, और मुझे बड़ा अभिमान है कि मैं महेश्वरी हूं। वैसे मुझे लगता कि हर इंसान को, चाहे वो कोई भी जात का हो, उसे अपने जात पर अभिमान रहना चाहिए। हमारे एक बहुत छोटी सी कौम है पारसी। आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूं कि दुनिया के 90% लोग सिर्फ भारत में रहते और उसमें के 90% या 80% लोग सिर्फ मुंबई में रहते। इतनी छोटा सा समूह और दिन पर दिन वो कम होने वाला समूह में भी अगर आपने देखा होगा तो कोरोना टीके के समय जो एक किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि भाई लस बनाने वाला कौन, तो अधर पूना वाला जो एक पारसी है। लस ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन, तो टाटा जो पारसी है। और बहुत सारे उन्होंने 4-5 चीजें बोली थी जो मैं भूल चुका हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कंट्रीब्यूशन, इतनी छोटी सी कौम होके उन्होंने अपने भारत के लिए, बहुत गर्व की बात है। और आपको डाटा भी पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 26 करोड़ टीकों में से 24 करोड़ टीके सीरम इंस्टीट्यूट पूना के डॉक्टर अधर पूना वाला के दिए हुए हैं। उनके बदौलत आप और हम आज इतना अपने आप को बगैर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महेश्वरी समाज के ऊपर मुझे इसलिए भी अभिमान है कि संस्कृति में बदलाव, कुछ जूनी रूढ़ियां छोड़ना और समाज उपयोगी चीजों को हमेशा अपने आम जिंदगी में अमल में लाए है। और यही वजह है कि हमारे समाज का बहुत तेजी से प्रगति हुई। 4-5 वर्ष पूर्व की मुझे बात याद है, जब मैं इस हॉल में आया था एक लेक्चर सुनने। डॉक्टर संदीप जी चांडक के एक मित्र थे यूएस में, और उनका नाम डॉक्टर पटवर्धन था, देवगांव, हाँ देवगांवकर, वो न्यूरो सर्जन थे। अति सुंदर लेक्चर हुआ था। उनके पॉइंट्स में मतलब अभी भी याद करता हूं तो मुझे कभी कभी कोई लेक्चर के लिए, रिवीजन के लिए काम में आते हैं। और मैं हमेशा ये चीज बोलना चाहता हूं कि भाई भले ही हमारा एक सामाजिक भवन है, सामाजिक उपक्रम के लिए हम हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की कोई जात नहीं होना चाहिए। विज्ञान ने अपने रिसर्च से, अपने खोज से धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयां छू ली है। उसके ऊंचाई और सच्चाई के लिए अब हमें कोई परख की जरूरत नहीं है। आपको अगर परखना है तो सिर्फ उस व्यक्ति को परखिए जो ये विज्ञान आपको दे रहा है। इस स्लाइड के राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो इसमें एक तस्वीर है। ये तस्वीर जो है, वहां पर एक चांद का फोटो दिया है और दूसरा डीएनए के फोटो से। साइंस विज्ञान ने अभी यह सोचा है कि अगर गलती से पृथ्वी का पूरा विनाश हो गया तो हम 6.7 10 लाख इतने नंबर के डीएनए ले जाके चांद पे सेफली कहीं रख देंगे, ताकि जरूरत पड़ने पे ये सभी प्रजातियां हम दोबारा जीवित कर सकेंगे। उसके बाजू में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारी एक भारतीय रोबोटिक नर्स है जिनका नाम आशा रखा है। न सिर्फ आपके निर्देशनों का पालन करेगी, बल्कि पेशेंट ने भावनात्मक कोई बात की तो उसका जवाब भी भावनात्मक दृष्टि से देगी। सबसे पहला कोरोना का मरीज मेरे खुद के इलाके बैतपुरे में
7 अप्रैल 2020 को मिला। मरीज को तो जीएमसी में एडमिट किया और शायद मृत्यु भी हो गई, लेकिन उस वक्त का खौफ इतना ज्यादा था और उस खौफ पे इतना विश्वास था कि 2 घंटे के भीतर ही 30 साल में कभी मेरा हॉस्पिटल जो बंद नहीं हुआ, वो श्रीजी हॉस्पिटल 2 घंटे के अंदर में 2 महीने के लिए बंद करना पड़ा। ये होता है जब साइंस या विज्ञान कमजोर रहता है। उस वक्त कोरोना का साइंस बहुत कमजोर था, लेकिन 1 वर्ष बाद अभी दूसरी लहर में हर रोज करीब 1 मरीज कोरोना का हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला 1 मरीज तो भी पॉजिटिव आता था। लेकिन साइंस मजबूत होने के वजह से, बीमारी की कुछ हमें समझ आने से ये हमारे मन का खौफ कम हुआ था। और यकीन मानिए, जितने भी मेरे स्टाफ है, लगभग 25 से 26 लोग श्रीजी में काम करते, सभी अपने टीके लेने के वजह से सुरक्षित रहे। आपको लग रहा होगा मैं टीकों के बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा आखिरी तक कि जब भी आपको मौका मिले, टीके अब गवर्नमेंट ने आज डिक्लेयर किया है कि सभी को फ्री में मिलेंगे, तो सब जो भी आपके संपर्क में है उन्हें प्रोत्साहित कीजिए टीके लेने के लिए। मैं पचमढ़ी पिछले 14 फरवरी 2020 को अपने कुछ मेडिकल मित्रों के साथ में पचमढ़ी की चढ़ाई चढ़ रहा था। उस समय तक मुझे गुटखा उसकी बहुत लत थी। लत यानी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैंने 4 बार वो गुटखा, और वो भी अच्छी मात्रा में खाता नहीं था। बहुत कोशिश की, दुनिया भर में मंदिर में जाके हाथ जोड़े, ये किया, कभी कसम खाई, कभी कुछ किया, कभी मेरे बेटे ने उसमें वो थम सकिंग की जो दवा होती फेमाइट वो डाल की, फिर भी मैंने खाना चालू रखा, छोड़ नहीं सका। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, चढ़ाई चढ़ते समय महादेव जी की मैंने ऐसा मन में सोचा कि मैं ये गुटखा छोड़ दूंगा। और सिर्फ कुछ ही मिनट में वहां जाके जब मैंने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे ये छोड़ने में मदद कीजिए, तब से यकीन मानिए 14 फरवरी 2020 और आज महेश नवमी के दिन मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि मैंने तब से अभी तक गुटखे का एक दाना भी कभी छुआ भी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जिस पर विश्वास है वहां आपका मन कभी डगमगाएगा नहीं। इसलिए विश्वास को, जो भी चीज पे आपका विश्वास है उस पर भरोसा रखिए। कोरोना 3 तरह से फैलता है। एक होता है ड्रॉपलेट्स, दूसरा एयरबोर्न और तीसरा फोमाइट। मैं तीनों का शब्द का अर्थ बताता हूं। ड्रॉपलेट्स यानी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो अगर मेरी दूरी आपसे 6 फीट की नहीं है तो मेरे मुंह से बातचीत करते हुए जो थूक के छोटे छोटे कण निकलते हैं वो ड्रॉपलेट्स के जरिए आपको इन्फेक्शन दे सकते। और इसीलिए ये जो 6 फुट की दूरी, इसका जो महत्व बार बार बताया है, उसके पीछे वजह है। लेकिन दूसरी लहर में ऐसा देखा गया कि बहुत से लोग कोई कोरोना के जानते हुए मरीज के कांटेक्ट में भी नहीं आए, फिर भी वो पॉजिटिव आए। तब फिर विज्ञान ने खोज की और पाया कि ये बीमारी, ये जो म्यूटेशन हुआ हुआ वायरस है, ये हवा के जरिए भी लोगों को पसरा है। और इसीलिए बड़े हॉल्स में एसी बंद रखने की सलाह दी, मॉल्स बंद रखे गए, 5 स्टार रेस्टोरेंट को भी अब बगैर एसी के चलाने के लिए कहा गया है। और जहां भी कहीं आप रहते हो वहां हवा घूमती रहे, आती रहे, यह निर्देश दिए गए। डबल मास्क पहनने का भी यही वजह है। तीसरा जो पहले एक समझ था, फोमाइट यानी जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह से थूक के जो कण है वो गिर के टेबल पे सूख जाते हैं और फिर दूसरे व्यक्ति ने उसे हाथ लगाया या कुछ किया तो उससे बीमारी हो सकती। ऐसी समझ थी पहले लहर के समय। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऐसे सैनिटाइजर्स की वैन थी जिसमें से पुलिस ऐसे दोनों हाथ फैला के जा रहे, कोई आ रहा तो अपना पूरे बॉडी को सैनिटाइज कर रहा, जूते, कपड़े, पेन, बेल्ट सब निकाल के सब बाहर रख दे रहा। बाद में साइंस के अध्ययन पे ये पता चला कि इस तरह के बीमारी का फैलने का चांस बहुत कम है और इसीलिए धीरे धीरे अब सतह का सैनिटाइजेशन करना कम हुआ है। विश्वास के ऊपर मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। 333 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर नाम के बहुत महान राजा हुआ करते थे। वो
सिसिला में अपने काफिले के साथ में जा रहे थे। ये सिसिला अब टर्की के नाम से जाना जाता है। वहीं पर एक नदी थी जिसका नाम सिडनम था, अब वो बार्डन के नाम से जानी जाती है। उसके बर्फीले पानी में राजा ने स्नान किया। स्नान करके जैसे ही वो बाहर आए, उन्हें बुखार चालू हुआ। 1-2 दिन के बुखार के बाद ही उन्हें फिट आने लगे बुखार। राजा का तो बड़ा काफिला था, उसमें राजवैद्य थे, लेकिन सभी राजवैद्य डर गए। सोचा कि अगर राजा के इलाज में हमारी कोई भी गलती हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। उसी में एक वैद्य था जिनका नाम था फिलिप्स। वो बड़े निडर थे। उन्होंने राजा के लिए एक अपने पास से दवा बना के दी, और राजा जैसे ही वो दवा पीने वाले थे, तभी परमानिया से उनके एक मिलिट्री अफसर ने उन्हें एक पत्र भेजा। पत्र राजा ने पढ़ा। उसमें लिखा था कि दरियास राजा 3 जो है वो उन्होंने इस फिलिप्स वैद्य को रिश्वत दी है और आपके दवा में जहर मिलाने के लिए कहा गया। राजा अलेक्जेंडर ने वो चिट्ठी पढ़ी, एक हाथ में चिट्ठी पकड़ी, दूसरे हाथ में जो वैद्य ने दवा दी थी वो पी लिया। कुछ समय बाद में, और वो चिट्ठी फिर उन्होंने फिलिप्स को पकड़ा दी। कुछ समय बाद में राजा ठीक हो गए। और आप तो सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम था उनका। उन्होंने पूरे विश्व पे कब्जा किया। मेरा आज के दिन यह किस्सा बताने का मेन मकसद यह है कि बाजू में आप छोटा सा एक ये देख रहे हैं, सेव द सेवियर्स। ये कल ही पूरे भारत में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और आपको आपके माहिती के लिए और एक चीज बता दूं कि इस वर्ष 21-22 में मैं अकोला आईएमए का प्रेसिडेंट भी हूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बड़े से मंच पे मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं कि भाई डॉक्टरी पेशा ये जो है ये विश्वास का है। जैसा आपने देखा कि अलेक्जेंडर राजा को मालूम होते हुए भी उन्होंने वो दवा पी। हम लोग, आप हमारे पे विश्वास करने के बाद ही हम कोई बड़ा जोखिम वाला कदम उठा सकेंगे। जैसे कि आप जानते, बीमारी की माहिती जितनी आपको है उतनी ही हमारे को है। कई पेशेंट सीरियस रहते हैं, उसमें निर्णयात्मक डिसीजन तभी लेंगे जब हमारे मन में डर पैदा है। इस समय के कोरोना काल में बहुत से डॉक्टर्स जिन्होंने अभी अपनी प्रैक्टिस का पहला कदम रखा था, वो इस कदर घबराए हुए हैं लोगों के वायलेंस से, लोगों के अत्याचार से, जो हॉस्पिटल्स तोड़फोड़ या डॉक्टरों को मारपीट हुई, उससे इतने घबराए हुए हैं कि आपके जैसे माँ बाप भी अभी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि एक तो बच्चा हर एक को 1 या 2 है। वो ये सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी जोखिम उठा के क्या अपने बच्चे को इतने लंबे समय के लिए पढ़ाऊं? क्या ये हितकारी है? वो बच्चा भी वहां से पढ़ के आने के बाद सोचता कि क्या मैं अकेला जब अपना हॉस्पिटल चालू करूंगा तो वो सेफ रहेगा? क्या अगर लोगों ने, बड़े मॉब ने आके मेरे पे अत्याचार किया तो मुझे कौन बचाएगा? और ऐसे भावना हो गई लोगों की, ये नए बच्चों की, कि वो अब नया हॉस्पिटल चालू नहीं करना चाहते, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते, और फिर इसका नुकसान और उसका जो खामियाना है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट इलाज में नक्की कुछ ना कुछ इलाज थोड़ा सा महंगा होता है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि समाज में अच्छे गुण प्राप्त वाले डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। तीन शब्द यहां पर मैंने लिखे, डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी और अंधविश्वास। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, और मोबोक्रेसी नाम का एक अब नया शब्द का प्रचलन है। मोबोक्रेसी मतलब जब कोई पूरा गांव, एक पूरा मॉब एक चीज पर विश्वास करता है तो वो जो झूठ है वो भी हमें सच लगने लगता है। डॉक्टर अभयजी बंग नाम शायद आप सभी को चिर परिचित होगा। गढ़चिरौली के ख्याति नाम, अंतरराष्ट्रीय ख्याति नाम प्राप्त डॉक्टर है। उनकी अपनी पत्नी डॉक्टर रानी बंग तथा डॉक्टर अमित बंग, इनको मिलके वो एक सर्च नामक संस्था चलाते हैं और आदिवासी लोगों की सेवा करते हैं। आदिवासी लोगों में एक बीमारी प्रचलित है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इस बीमारी में जिंदगी भर के लिए खून टूटते ही रहता है।
और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन आदिवासी लोगों को आप विज्ञान के दृष्टि से अगर समझाने चाहोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। ये बीमारी एक सादे खून के तपास से होने वाले जन्म हुए बच्चे के बचत हम बचा सकते हैं, लेकिन आदिवासी को समझाए कैसे? डॉक्टर बंग ने एक तरकीब सोची। आदिवासी लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाया और समझाया कि भाई आप में कुछ लोग जो है उनमें एक सिकल नाम का देवता रहता है और एक घर में 2 सिकल देवता नहीं रह सकते। तो मैं आपको टेस्ट करके ये बता सकता हूं कि किन लोगों में सिकल देव है। और उन्होंने उस गांव के लोगों को उन लोगों को टेस्ट किया और जिनको सिकलिंग का ये था बीमारी, उन सबको एक कार्ड दिया और फिर उनसे निवेदन किया कि भाई 2 सिकल वाले आपस में शादी न करें। और धीरे धीरे उस गांव के सिकल सेल एनीमिया की बीमारी का प्रमाण कम हो गया और आजीवन चलने वाली इस बीमारी से थोड़ी राहत मिली। इसी तरह तुमड़ी जूना पानी नाम का ये गांव है जो नागपुर के पास है। यहां पर एक बड़ा भुई नीम का झाड़ है जो आप चित्र में देख रहे हैं। लोगों की धारणा है कि भाई इस नीम के पेड़ के वजह से उस गांव में कोरोना ने अभी तक प्रवेश नहीं किया। यहां तक तो ठीक है, हमें क्या नुकसान है। लेकिन उस गांव का कोई भी व्यक्ति ना मास्क पहनता है, ना हाथों को सैनिटाइज करता है, न सोशल डिस्टेंसिंग में विश्वास करता है। यह ऐसे जो झूठे विश्वास की बातें हैं उसे ही हम अंधविश्वास कहते हैं। इसका नतीजा और भी देखने को मिला। छोटे छोटे गांव में जब स्वास्थ्य कर्मी लोगों को टीका लगाने के लिए जाते हैं तो उन्हें बड़ा विरोध और प्रतिकार करने का काम पड़ा। एक तो आप आते नहीं हो टीके लगाने, लेकिन जब सरकारी स्वास्थ्य कर्मी टीका लगाने आए तो उनका भी अगर आप प्रतिकार करोगे तो कौन फिर आपको टीके लगाए? ठीक उसी तरह गर्म पानी की भाप लेना ये अच्छी बात है। आप सुबह शाम 15-15 मिनट अगर भाप लो तो आपके नाक के चमड़ी का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। लेकिन यही भाप कोई डायबिटिक पेशेंट जिसे स्टीरॉइड चालू है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, काफी समय तक ले और उसके वजह से उसके अंदर का जो प्रोटेक्टिव थर है, जो चमड़ी है या जो म्यूकस का लेयर है, वो अगर कम हो गए तो कुछ लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन उसके वजह से हो सकता है। इसका अध्ययन चल रहा है, यह भी श्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उसका जो अध्ययन चल रहा है उसका एक भाग। कोरोना महामारी की जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी को प्राय टीवी अभी इतना बड़ा साधन हो गया कि डॉक्टर जो नहीं बोलेंगे वो सब आपको भी जानकारी होगी। लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण जानकारी जो पिछले 1-1.5 साल में मैंने लोगों की जो तकलीफें देखी वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो इसके टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। जब आपको बुखार या खांसी चालू हुई या मुंह का टेस्ट नहीं है या नाक से खुशबू नहीं आ रही या आपका बदन दर्द बहुत है तो आपने टेस्ट 2 तरह से कर सकते हैं। एक टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन और दूसरे का नाम है आरटीपीसीआर। रैपिड एंटीजन टेस्ट आधी घंटे में रिपोर्ट आता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने पे आपको आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर निगेटिव आता है तो आपको आरटीपीसीआर करना बहुत जरूरी है। लेकिन अनुभव क्या किया मैंने कि मैंने अपने कुछ पेशेंट्स को जब रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर लिख के दिया तो उन्होंने वो न करते हुए सीटी स्कैन करने चले। आपको मैं आपके माहिती के लिए ये बता देता हूं कि सीटी स्कैन में खास करके बच्चों को रेडिएशन का ज्यादा धोखा रहता है, इसीलिए डॉक्टर के सलाह के बगैर सीटी स्कैन न करें। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात, मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जिन्होंने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन नॉर्मल है और फिर बाद में 2 दिन बाद उन्हें फिर बुखार आया, फिर आरटीपीसीआर करे तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव। तब तक न जाने उन्होंने और कितने लोगों को बीमार किया। इस हफ्ते में बहुत से लोगों को सिर्फ मामूली सा बुखार, हाथ पैर दर्द जो मैंने बताया वो होता है, 3-4-5 दिन में ये बुखार ठीक हो जाता है और आप घर पे ही रह के अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट करके अपना पल्स ऑक्स टेम्परेचर मॉनिटर करके 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट देखते हुए ठीक हो सकते हैं। करीब 95% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं।
दूसरा हफ्ता ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते में जिस भी व्यक्ति का 5 दिन के बाद में बुखार नहीं उतर रहा, उस व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, या हॉस्पिटल में एडमिट भी करने का काम पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त उसके कुछ अन्य टेस्ट जैसे खून की जांच, ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है उसे, हो सकता है उसे डायबिटीज मतलब शक्कर की बीमारी है क्या, वो चेक करना पड़ेगा, कुछ अन्य तपास भी करने का काम। और आपको और एक चीज बता दूं कि इसी सप्ताह सबसे ज्यादा मौतें भी हुई है, इसीलिए ये हफ्ता डेंजरस है। इसके बाद कुछ 2.5% लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको 2 हफ्ते के बाद में भी तबीयत ठीक नहीं होती। ऐसे लोगों को शायद आईसीयू में भर्ती होने का काम पड़ सकता, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती, निमोनिया ठीक न होने की वजह से कुछ अन्य दवाओं में बदलाव करने का काम पड़ सकता, उन्हें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या वो देखने का काम पड़ेगा, उन्हें कोई ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हो रही क्या वो चीजें देखने का काम पड़ेगा। ये सब चीजों को हमें, कुछ को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसे कभी कभी स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं, तो ये सब 3 हफ्ते तक के हमें ध्यान रखना है। तीसरी लहर की बहुत ज्यादा चर्चा है, जैसे कि अभी मेरे परिचय में बताया कि उस तीसरी लहर का मैं एक टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चों में प्राय कोरोना की बीमारी का अभी तक के हमारा जो अनुभव है वो ऐसा है कि उन्हें बहुत माइल्ड स्वरूप में बीमारी होती है और उन्हें भर्ती भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राइवेट में कोई कोरोना हॉस्पिटल है ही नहीं बच्चों के लिए। मतलब हमने ऑर्बिट में कोरोना के लिए सेक्शन तैयार किया है अभी कलेक्टर के निवेदन पे, लेकिन वो सेक्शन को अभी हमें वापरने की भी जरूरत नहीं पड़ी। माहिती के तौर पे अगर कोरोना का तीसरी लहर आई और वो बच्चों को ग्रसित करी, बच्चों के बारे में लोग इसलिए संशय व्यक्त कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि अभी तक 3 से लेके 3 से 5% सिर्फ बच्चों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और उसमें से मैक्सिमम लोग ठीक हो गए। लेकिन अगर तीसरी लहर में अगर ये अनुमान है कि भाई कोई ज्यादा हो, वैसे तो हमारे आईपी के संगठन ने क्लियर बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि बड़े बुजुर्गों को कोरोना हो गया, बहुत सौ का लसीकरण हो गया, 18 से 60 साल के लोगों में भी बहुत सारा लसीकरण हो गया, तो अब जो बचे हैं जिनका टीके नहीं हुए, ऐसे बच्चों को एक आध बार कोरोना का प्रमाण बढ़ा भी तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ये जो 6 छोटे छोटे मैंने यहाँ पर जो चिन्ह बताए डेंजर साइंस, इनका जरूर ध्यान रखना। बुखार के साथ में यदि बच्चा सुस्त है, उसका बुखार यदि 3 दिन के ऊपर जा रहा है, वो पेशाब नहीं कर रहा 6 घंटे में, बहुत ऐसा थकेवा दिख रहा आपको, आंखों में बहुत लालपना है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही, या जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन का लेवल यदि 94 खास करके 90 के नीचे जा रहा है, तो आपको अवश्य मेडिकल सलाह या वीडियो कॉल करके सलाह लेने का। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई कोविड का 1 हफ्ते बाद बुखार कम होगा तो अब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति को हम लोग पोस्ट कोविड भी 3 महीने तक सिम्टम्स देखते हैं। ये पोस्ट कोविड में क्या होता, मामूली हल्का सा बुखार रहना, छाती में धड़धड़ाहट होना, वजन कम होना, खांसी या सांस की दिक्कत होना, ये सब चीजें रह सकती है। ऐसा रहने पे आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। शक्कर का नियंत्रण बिगड़ना, एक बदन दर्द में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी बहुत दिन भर बस हाथ बदन दुखता, लेकिन उसमें कोई वजह नहीं मिलती, लेकिन उसको हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते। आप पैरासिटामोल वगैरह की दवाएं ले सकते हो। इसी के साथ एक लॉन्ग कोविड भी दिखता है। लॉन्ग कोविड यानी जो 3 महीने से 1 वर्ष तक चल सकता है। और इसीलिए मैंने एक्चुअली आज की जो टॉपिक चुनी वो इसीलिए चुनी कि कोरोना की लहर कम होने के बाद लोग एकदम निश्चिंत हो गए कि अब कोरोना तो चले गया, अब तो अकोला में क्या 45-47-100 केसेज ही मिल रहे, तो फिर कोरोना का डर क्यों है? ऐसा नहीं है। कुछ लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें जो फिजिकल बीमारियों के चिन्ह है, जैसे वो बोलेगा भाई मुझे बुखार लग रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे भूख नहीं लगती, सब, तो ये फिजिकल बीमारी न होते हुए एक मानसिक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सरदर्द, घबराहट, काम कम करने की इच्छा, अकेले रहना, नींद नहीं आना या ज्यादा आना, ये लक्षण यदि आपके रोजमर्रा के जिंदगी में बाधा डाल रहे हैं, तो आपको एक मानसिक रोग विशेषज्ञ या काउंसलर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जागतिक स्वास्थ्य संगठन ने 2020 के पहले ही यह अनुमान लगाया था कि मानसिक बीमारियां 2020 के बाद में सबसे ज्यादा प्रमाण में देखी जाएंगी।
अब तो उसमें कोरोना की बढ़त आ गई है। यदि आपको कोई अपना पड़ोसी या रिश्तेदार घर में बंद हो ऐसा नजर आए, या वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा ऐसा दिखे, तो ये ना समझना कि उसे घमंड हो गया या उसे बहुत अभिमान हो गया। उसकी दूसरी बाजू यह भी हो सकती कि वो नर्वस है, उसे डिप्रेशन है। आप खुद होके उससे बातचीत कीजिए। उसके दर्द की आधी दवा आपके सिर्फ बातचीत करने या उसकी बातचीत सिर्फ सुनने से भी हो सकता है। शारीरिक बीमारियां मापने के बहुत सारे टेस्ट है, चेकअप्स है, लेकिन मानसिक बीमारी मापने का कोई माप नहीं है। अक्सर उसमें मन दुखी है यही सिर्फ रहता है, और मन दुखी हमें बाहर से नहीं दिखता है। कई बार हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसी कंप्लेंट लेके आता है तो अनायास से हमारे मुंह से निकलता है, अरे भाई तुम तो एकदम तंदुरुस्त दिख रहे, तुमको क्या हो गया? और उसे हम कभी कभी एक आध बार तिरस्कार की भावना से भी बात करते। तो कृपया आने वाले 1 साल ये ध्यान रखें कि हम इस तरह की कोई भी बातचीत न करें। जैसे कि आपने देखा कि अभी बोर्ड की परीक्षा या तो एक अनिश्चित काल के लिए विलंब कर दी गई, या तो कुछ कुछ जगह रद्द भी कर दी गई। विद्यार्थी इससे बहुत दुखी हुए, खास करके वो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत पढ़ाई की। कुछ विद्यार्थियों को तो ऐसा लगता है कि हमने फालतू पढ़ाई की, पास तो सभी हो रहे, लेकिन उन्हें आप आश्वस्त कीजिए कि उन्होंने इस वर्ष जो ज्ञान हासिल किया वह उनके दिमाग में हमेशा फायदेमंद रहेगा। और क्या उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं? लॉकडाउन में आप एक उन्हें सलाह दे सकते हैं कि अपने हॉबीज को प्रोफेशनल में बदलिए। हमारे समय में ज्यादा प्रोफेशनल चीजें नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, तो या तो उसे एक डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना पड़ा। लेकिन आज ऐसी बहुत सारी हॉबीज है जो प्रोफेशन में बदली जा सकती है। टेक्नोलॉजी ने लॉकडाउन में पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में लाके रख दी। इसका उपयोग कैसा करना, इसका एक कमाल का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पूना के प्रथमेश जाजू, जो सिर्फ 10वीं के एक छात्र है, बचपन से ही वो स्टार वॉर्स और स्टार ट्रैक देखने का शौक रखते थे। इस शौक की वजह से धीरे धीरे उन्हें सौर मंडल की अभ्यास करने का एक इच्छा जागृत हुई। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी इसमें रुचि पैदा हुई, और उन्होंने फिर पूना के ही ज्योतिर्विद्या प्रतिष्ठान ज्वाइन किया इस पैशन के। इस 3 मार्च को, जो कि उनकी परीक्षा की तिथि थी, उसी दिन शायद 3 मई होगा, 3 मई को जब परीक्षा की तिथि थी, उसी दिन चंद्र ग्रहण था। परीक्षा रद्द होने से वो सुबह 4 बजे ही अपने घर के छत के ऊपर चले गए, और घर पे छत पे जाके उन्होंने लगभग 40 घंटों तक 50,000 चंद्रमा की तस्वीरें निकाली। और वो चंद्रमा की तस्वीरों को मिक्स करके उन्होंने एक ऐसा पेनोरमिक व्यू तैयार किया जिसे आप देखने के बाद में कितना भी बड़ा कीजिए वो पिक्सेलेट नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा। और वो फोटो में आप चंद्रमा की सतह का बहुत बारीकी से निरीक्षण कर सकते हैं। उसके अलग अलग मेटल्स का अलग अलग कलर्स में रिफ्लेक्शन है, जिसका आप स्टडी कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। स्पोर्ट्स, शायद आप सभी को ज्ञात ही होगा कि हमने हमारे भारत के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को अभी कल रात 11:30 बजे ही खोया है, मलखान सिंह। उनको जो कल उनको भी कोरोना हुआ था 1 महीना पहले, कोरोना से ठीक भी हो गए थे, लेकिन कोरोना के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया कि आप पूरी तरह ठीक ना समझो, उसमें दुख की बात 5 दिन पहले ही उनके पत्नी का भी देहांत हुआ। ये मलखान सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहते थे, और आपको मालूम है कि वो कितने कठिनाइयों से ऊपर आए। जब पार्टीशन हुआ था तब उनके आंखों के सामने उनके बहुत रिश्तेदारों का खून कर दिया गया। बगैर टिकट के ट्रेन में बैठने से उन्हें जेल हुई। एक गिलास दूध के लिए, मिलिट्री के 1 गिलास दूध के लिए उन्होंने कई दौड़े लगाई 1 गिलास दूध पीने के लिए। और नतीजा देखते हैं कि इतनी दुख भरी जिंदगी ने उन्हें कहां के मकान पे पहुंचाया।
जब उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि भाई आपने ये इतना बड़ा क्वीन एलिजाबेथ के हाथ से आपको गोल्ड मेडल मिल रहा, तो आपको क्या चाहिए? तो जवाब में उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ एक दिन की पूरे देश को छुट्टी दीजिए। और देखिए कि उनका भी, जवाहरलाल जी नेहरू का भी कितना बड़ा मन कि उन्होंने उनके आने के बाद उस बात का मान रखा और उनके इस मेडल के, इस जीत में उन्होंने एक दिन का पूरे देश को छुट्टी दिलाई। मैं आज उन्हें भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूर रखें। मेरे पास एक मद्रासी पिता अपने बच्चे को लेके आते, वैसे वो उस बच्चे के कोच भी है। जब भी ये बच्चा बॉक्सिंग की मैच हारता है तो उसे तुरंत दवाखाने लेके आते और फिर मुझे कहते हैं डॉक्टर इसे अच्छे से देखो, इसको टॉनिक की दवा दो। मैं समझ जाता हूं कि बच्चा बीमार नहीं है, लेकिन बच्चे के हार ने उस पिता को मेरे दवाखाने में लाया। कृपया यथार्थ में जिए, अपने बच्चे की हार को भी खुशी खुशी स्वीकारें। आपके बच्चे ने अच्छी मेहनत की या नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता आपके बच्चे से, ऐसा कभी ना सोचो। कुछ बच्चे पढ़ाई के कुछ विशेष विषयों में या समझ लिए पूरी पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उन्हें कुछ मानसिक तकलीफ के वजह से ऐसा होता है, इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। यदि आपके बच्चे में इस प्रकार की कोई तकलीफ है तो शासन से, रजिस्टर्ड संस्थाओं से आप इस चीज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय और कुछ ओपन यूनिवर्सिटी से परीक्षा भी देने की सुविधा मिल सकती है। ऐसा करने में कोई झंझलाहट महसूस मत कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ यदि आपके बच्चे को ऐसी तकलीफ नहीं है तो सिर्फ मार्क या समय एक्स्ट्रा मिलने के लालच में उसे ऐसा लेबल भी ना कराए, नहीं तो वह अपने पूरे जीवन ऐसा ही समझ के चलेगा। हमें बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का आईक्यू कैसे बढ़ेगा, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैसे बढ़ेगा। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट से भी ज्यादा महत्व इमोशनल क्वोशेंट है, क्योंकि आईक्यू एक सीमित दायरे तक ही बढ़ा सकते हैं। आईक्यू जो है जेनेटिक और वातावरण दोनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन ईक्यू जो है इसे हम आजीवन तक इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं और ये स्टडीज भी है कि भाई अच्छा आईक्यू वाला व्यक्ति भी कम ईक्यू होने के वजह से दुखी रह सकता है। इसीलिए और बहुत से सक्सेसफुल व्यक्ति भी जीवन में असफल रह सकते हैं। तो इसलिए आईक्यू के साथ में ईक्यू का भी महत्व दिया। मैंने खास ये इसलिए यहां जिक्र किया कि आने वाले एक साल शायद स्कूलें और भी बंद रहेगी। आपको बहुत बार दुख होगा कि हमारे बच्चे का आईक्यू नहीं बढ़ा सके, तो इस लॉकडाउन में आप अपने बच्चे का ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, उसे लोगों से मिलाइए, बातचीत कराइए, अलग अलग चीजों में उसे पार्टिसिपेट करने लगाइए और उसका ईक्यू जो उसके आगे के जिंदगी में उसको एक खुशहाली भरा संसार जीने में मदद करेगा, उसके करिए। किशोर अवस्था में इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इमोशनली मस्तिष्क थोड़ा पीछे रहता है। उसकी मैच्योरिटी वो लिम्बिक सिस्टम में, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हमारे दिमाग के सामने के फ्रंटल लोब से होता है, वो जल्दी मैच्योर होता है। लेकिन इमोशनली जो रहता है वो हमारी लिम्बिक सिस्टम है, उसको मैच्योर होने को टाइम लगता है। लगभग मेरे ख्याल से 21 से 25 साल तक का समय लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे बहुत एग्रेसिव, इंपल्सिव और वास्तविकता से दूर कोई डिसीजंस लेते हैं और कई बार हमें अचरज में डाल देते हैं। सदमों पर बच्चों का असर, बचपन में ही गहरे सदमे का असर मस्तिष्क पर आजीवन रह सकता है। ऐसी घटनाएं, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मिल्खा सिंह ने बहुत दुख पाए तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन ये हर इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रेरणादायी रहेगा। अमेरिका के एक प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर बसंत प्रधान है। उन्होंने अपने एक अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में दिया, 3 साल तक के उम्र के बच्चे के लिए अगर उसे कोई गहरा सदमा पहुंचा तो उसके
मस्तिष्क पे, बढ़ने वाले मस्तिष्क पे असर होता है, क्योंकि मस्तिष्क का ग्रोथ पूरा 3 वर्ष तक चलता है। 3 से लेकर 7 साल के बीच में उसके ज्यादा प्रभाव सामाजिक बढ़त पे होता है, और 7 साल के ऊपर के बच्चे पे मानसिक स्वभाव पर असर होता है। आने वाले 1 वर्ष आपके घर का वातावरण, आपका व्यवहार, आपका बच्चे से वार्तालाप कैसा है, उस पे निर्भर करेगा उसके उम्र के अनुसार वो बच्चे का कौन सी चीज पे अच्छा या बुरा असर पड़ता है। कभी कभी हम बच्चे को खींच कर कह देते हैं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, सही होगा, लेकिन उनके जमाने के प्रॉब्लम भी अपने हैं। हम पहले संयुक्त परिवार में रहते थे, अब विभक्त परिवार। पहले भाई बहन होते थे, अब भाई बहन भी नहीं रहते। पहले पेरेंट्स जो है, सिंगल पेरेंट्स के बहुत सारे अभी कंसेप्ट आ गए कि लोग सिंगल पेरेंट्स रहते, और सिंगल पेरेंट्स का मतलब यह नहीं कि दोनों माँ बाप है तो भी, अगर पिता बाहर गांव सर्विस करता है तो फिर यथार्थ में तो सिंगल पेरेंट ही हुआ ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंतरजातीय शादी होना, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब शब्द भले हमें नए लगते हैं, लेकिन अब हमें इन सब का सॉल्यूशन काफी शांतता पूर्वक और उनसे चर्चा करके ही कर सके। हम अपने नियम उन पे डाल नहीं सके। एक बहुत सी माताओं को मैंने देखा हूं कि उन्होंने अपना करीब करीब 100% समय सिर्फ बच्चों के लिए दिया है। मतलब उनका उठना, जागना, सोना, काम करना, बातचीत करना, कोई चीजें जो करना, सिर्फ बच्चा और सिर्फ बच्चे की बढ़त के लिए। ऐसे माताओं, खास करके माता में इसलिए बोल रहा कि ज्यादा माता ही घर पे रहती है और वही इस चीजों में पार्ट है। ऐसे माताओं को अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बाहर गांव पढ़ने जाता है, या बच्चा कोई कारण से अपने सर्विस पे जाता है, तो ये माता ये अचानक खाली हो जाती है, कुछ काम ही नहीं रहता है, और फिर वो दुखी हो जाती है। क्या करना ये सोचता भी नहीं, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि मुझे और भी कुछ करना है। कृपया इस लॉकडाउन में आप अपने कोई छंद पालिए, जैसे गायन, संगीत, नृत्य, या जो भी आपको अच्छा लगे, पेंटिंग, इस तरह के कोई छंद, ताकि आगे के जिंदगी में आपको बोरियत महसूस न हो और अपना पॉजिटिव सोच बनी रहे। युवा डॉक्टर्स, कोरोना में ज्यादातर युवा डॉक्टर्स ने ड्यूटी की। जो बातें हमें बरसों लगे सीखने के लिए, वो उन्होंने 1 ही साल में सीख दी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद में पहला पेशेंट जो देखा वो कोरोना का पेशेंट, आईसीयू में सीरियस, ऑक्सीजन की कमतरता, पेशेंट जो अभी बातचीत कर रहा था और फिर 1 घंटे बाद में गुजर गया, ऑक्सीजन की कमतरता, लोगों के इतने दंगे, दुनिया भर का इतना आईसीयू में माहौल, फिर उसमें पीपी किट पहने जिसमें स्टेथोस्कोप भी नहीं जा रहा है, वो पीपी किट 8 घंटे पहनना, पेशाब को भी नहीं जा सकते आप, कुछ खा भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते। अचानक इतनी बड़ी विपदा उन्होंने 1 साल में ही पूरी देखी। कुछ के लिए तो ये सकारात्मक चुनौती हो सकती है, जैसे मैंने बताया, दुख आने पे 2 चीजें होती है, या तो आप एक सकारात्मक चुनौती लेते, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, इससे मैं अब सीखूंगा और अब आगे ये सब चीजों को मैं अपने आप को ऐसा मजबूत बनाऊंगा कि ये सब चीजों का मैं निडरता से पालन कर सकूं। लेकिन कुछ के लिए, यकीन मानिए, जितना ट्रॉमा पेशेंट्स को हुआ होगा, हम लोग इसे पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा डिजीज, पीटीएसडी ऐसा बोलते हैं, मानसिक रूप में लंबे समय तक इन युवा डॉक्टर्स के मन पर भी छाप छोड़ेगा। स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू स्कूल टाइम। शिक्षा के लिए वापरेवा स्क्रीन टाइम की आप इस महामारी में चिंता न करें, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम पालने होंगे। डिजिटल दुनिया आपकी नींद और व्यायाम, ये दोनों में कमतरता न लाए। बच्चों को उनका फोन बेडरूम में न ले जाने दें। बेडरूम में फोन ले जाने से उसको बार बार उस फोन में देखने की इच्छा होती है। ऐसा एक अध्ययन में पाया है कि इंसान हर 6 मिनट में एक बार अपना फोन चेक करता है। स्पेशल ब्लू लाइट फिल्टर वाला चश्मा बच्चों के आंखों का तान कम करता है, वह उसे नींद आने में भी मदद करता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट निकलता है स्क्रीन से, उससे नींद में तकलीफ हो सकती है। व्यायाम से अलग अलग लंबान तक हमारी नजर दौड़ती है।
और वो हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक उसी तरह बाहर जब व्यायाम हम करने जाते हैं तो सूरज की रोशनी का भी फायदा हमें मिलता है। अपने घड़ी में, अपने मोबाइल में एक टाइमर लगाइए और हर घंटे के बाद में एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। एक सिंपल नियम है जो जिसका पालन कीजिए, 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी तक अपनी नजर दौड़ाए। इससे आपके आंखों के मांसपेशियों को जो जकड़न पैदा हुई वो कम हो। बीच बीच में पलके मिचमिचाए। आंखों में आप डॉक्टर के सलाह से सूखापन नहीं आना चाहिए, इसके लिए आर्टिफिशियल टीयर वाले आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं। कुछ लोग रूम ह्यूमिडिफायर का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे आंखों में सूखापन न हो। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो अपने आंखों के लेवल से थोड़ी नीचे रखें। अगर ये स्क्रीन ऊपर रहती है तो आपको आंखें ज्यादा बड़ी मात्रा में खोलना पड़ता है और फिर सूखापन की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। धूप या लाइट का प्रकाश डायरेक्ट स्क्रीन पर न गिरे, इसका ध्यान रखें। ठीक उसी तरह स्क्रीन का ब्राइटनेस कम रखें। अपनी आंखों की नियमित जांच कराएं। आने वाले 4 मिनट में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहता हूं। ये वीडियो साइकोलॉजिकल दृष्टि से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको 2-3 चीजें देखना है। एक तो इसके डायरेक्टर ने ये जो मैं अपना बयान कर रहा हूं ये कितनी खूबी से इसने प्रेजेंट किया है। दूसरा, इसमें 3 किरदार है। एक कोरोना से ठीक होने वाला मरीज जो ठीक तो हो गया है लेकिन मानसिक रूप से अभी भी कमजोर है और वो इस मानसिक महामारी के दलदल से अपने आप को निकाल नहीं पा। दूसरा, वो दलदल में फंसे हुए घोड़े का स्वरूप है। दूसरा, वहां जो उपस्थित आपको घुड़सवार दिख रहे हैं वो हमारे साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर्स है जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस मानसिक बीमार को उस बीमारी में से, उस दलदल में से बाहर निकाले। लेकिन अगर उसका परिवार, उसके मित्र, उसके समाज का साथ नहीं होगा तो ये काम बहुत भी मुश्किल है। और आने वाले 1 साल हमें ये इंस्पिरेशनल वीडियो बार बार अपने दिमाग में याद करना है। ये वो साइकियाट्रिस्ट है जो अंदाज लगा रहे हैं कि भाई ये तो बाहर निकल सकता है, फिर ये क्यों नहीं निकल रहा है? क्या इसका मनोबल टूट गया है? फिर उन्होंने ही कोई युक्ति लगाई और हमारे लिए ये युक्ति रहती है कि वो परिवार से हमेशा काउंसलिंग करके बातचीत करते हैं कि आपको इस मरीज को कैसे बाहर निकालना है। तो ये जो इतने सारे जो घोड़े आए हैं ये हमारे मित्र, परिवार और समाज है। और इन्हें देख के उस कोरोना में घायल वो मरीज जो ठीक हो चुका है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा दलदल से, अब देखिए वो कैसे कोशिश करता है और बाहर निकलता है। यहाँ से आप उस डायरेक्शन के लिए जरूर डायरेक्टर को धन्यवाद दीजिए कि उसने कैसे फिल्माया होगा। इस इंसान को तो हम एक्टिंग करवा सकते लेकिन जानवर से कैसी एक्टिंग करवाए ये शायद वो डायरेक्टर ही कर सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया उसके लिए, सिर्फ एक वातावरण तैयार किया। और आपको भी आने वाले 1 वर्ष
अपने घर का और ऐसे कोई भी व्यक्ति का जिससे आप संपर्क में आते हो, इसी तरह का वातावरण रखना है ताकि उसके मन में पॉजिटिव थॉट्स आए। आप सामने वाले व्यक्ति से कैसी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं या नेगेटिव बात करते हैं, उसके ऊपर उसका मनोबल बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, वो कोरोना का मरीज जो अभी तक दलदल से नहीं निकल रहा था, पूरी तरह निकल गया। ये मेरी आखिरी स्लाइड है। कोरोना की जंग हम कैसे जीते? जंग तो शुरू हो गई, बहुत से लोगों ने तो सोच लिया कि खत्म हो गई, लेकिन जंग जारी है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको वीडियो बताया, सकारात्मक रहिए। अपने शरीर के लचीलेपन के लिए आप योग करें। मुझे बेहद खुशी हुई और मैं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पहले ही हमने हमारे न सिर्फ भवन में बल्कि जूम पर भी लोगों को योग शिविर लिया, और ये मेरे लिए एक बहुत ही इस कोरोना के माहौल में सकारात्मक कदम है, ऐसा मैं समझता हूँ। मानसिक शांति के लिए प्रार्थना व ध्यान कीजिए, ये एक बहुत ताकतवर हथियार है। अपने हृदय और मांसपेशियों की मजबूती के लिए सप्ताह में 5 दिन किसी भी प्रकार का एरोबिक व्यायाम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग, रनिंग, स्किपिंग, कुछ नहीं तो अपने गच्ची पे घूमिए। सबका स्क्रीन टाइम बढ़ा है, कोशिश करें बचे हुए टाइम में, स्कूल का तो जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन टाइम हम कम नहीं कर सकते, लेकिन बचे हुए टाइम स्क्रीन टाइम कम करने के लिए परिवार का टाइम बढ़ाइए। सलाद, फल, हरी सब्जियां, ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन देंगी और कुछ फाइबर का प्रमाण भी देंगी। लेकिन कोरोना की बीमारी के बाद में बहुत कमजोर जो हुए, जिनका वजन कम हो गया, उन्हें अतिरिक्त प्रोटीन्स के लिए आप पनीर, दाल इत्यादि दे सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स का आप सेवन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल, गेहूं वगैरह, इसमें आप कोशिश करिए कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें, जैसा ब्रेड, बिस्किट, मैदा वगैरह, सब चीजों का। फैट्स को लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई फैट्स जो है बहुत अनहेल्दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेल्दी फैट्स भी होते हैं। हेल्दी फैट्स में नॉन रिफाइंड यानी जो घानी का तेल है या जो वर्जिन ऑलिव ऑयल से, ये आप यूज कर सकते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी है। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स में जो नट्स वगैरह होते हैं, ये भी हेल्दी फैट्स में आते हैं। कुछ प्रमाण में बटर वगैरह जो रहता है, जो रिफाइंड नहीं किया जाता, अपने घर को बनाया हुआ घी वगैरह, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि सिर्फ चर्बी फैट से ही बनती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादा हमारे यहाँ जो चर्बी बनती है वो शक्कर, मीठा खाने से बनती है। कृपया मीठा कम से कम खाएं। मैंने अभी 6 महीने पहले डायबिसिटी कैंप लिया, जिसका एक्चुअली कल ही तारीख 20 को हमारे 6 महीने संपन्न होने वाले थे, लेकिन एक तो महेश्वरी भवन में कार्यक्रम होने से और दूसरा ये प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने से ये प्रोग्राम मैंने 1 आध महीने के लिए पोस्टपोन किया। और मुझे बड़ा फक्र है कि मैंने इस कोरोना काल में डायबिसिटी नाम का ये कार्यक्रम लिया, जिसमें 65 लोग रजिस्टर्ड है, और पिछले 6 महीने से हम इनका लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, और इसका फाइनल वर्जन हम 1-2 महीने में देंगे कि कैसे डाइट से डायबिटीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका वर्षन। और हमारे साथ में बहुत बड़ी एक टीम जुड़ी हुई है। क्यों मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं इस वाक्य के लिए, क्योंकि भारत डायबिटीज का कैपिटल है, और इस कोरोना बीमारी में जो ACE2 रिसेप्टर्स करके जिसपे जाके वायरस चिपकती है, वो ACE2 रिसेप्टर्स हमारे पैंक्रियाज में भी होते हैं, और ऐसा अनुमान लगाया है कि भाई कोरोना वायरस जाके भी वहां पैंक्रियाज में जाके बैठी है। इसलिए बहुत से मरीज जिन्हें डायबिटीज नहीं था, उन्हें कोरोना के बाद में डायबिटीज के लक्षण पाए गए, और इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने तक आपकी शक्कर का जो कोरोना से ठीक भी हो गए, उन्होंने अपनी शक्कर का नियंत्रण देखते रहना चाहिए। एक और वजह है कि जैसे स्टेरॉइड्स मिले होंगे, कुछ लोगों को डायबिटीज होने वाला होगा, कुछ लोगों का वजन ज्यादा होगा, लेकिन जो मैंने आपको वजह बताई वो भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। नींद को हमारे शास्त्र में, मेडिकल साइंस में एक दवा का दर्जा दिया है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य ले। नशीले पदार्थों का सेवन कम से कम करें। और इस वर्ष
यह वर्ष बहुत कठिन है, इसलिए इस वर्ष कोई तो भी, हर व्यक्ति एक निस्वार्थ काम जरूर करे, जो भी हो सकता अपने खर्चे कम करके उसमें से बचत करके जिसी नीडी व्यक्ति को, जिसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए। ये चित्र आप सड़कों का देखभाल का चित्र शायद आपसे भली परिचित होगा। इस व्यक्ति ने अपने बेटे को खोया है सड़क के एक्सीडेंट कर। सिर्फ रोने या सरकार को कोसने के बजाय इस व्यक्ति ने अपना काम खत्म करने के बाद में, आप देख रहे, एक घमेला और एक वो जो मिस्त्री लोग वापरते वैसा लेके, वो जहां जो सड़क पे गड्ढे दिखते हैं कि जिन गड्ढों ने अपने मेरे बच्चे की जान ली, वो सब गड्ढे बुझाने का काम अकेला ही मुंबई जैसे सड़कों पे करता है। इसी के साथ मैं अपना व्याख्यान थोड़ा सा लंबा होगा खत्म करता हूं, और आप सभी ने इसे ध्यान से सुना है इसके लिए, और जो जूम पे जुड़े हैं उन सभी को जय महेश कहते